अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईजी पुलिस के इख्तियारात में कमी का फैसला कर लिया है। बहुत सारे मामलात हैं जो मेरा ख्याल है इसी तरह की चीज़ें, अब पुलिसिंग सिस्टम, उसके रिफॉर्म्स, ये सबको तब याद आता है जब धरने एहतजाज की सियासत की जाती है, फिर उसकी आड़ में इंतशार होता है तो पुलिसिंग फोर्स का इस्तेमाल होता है, फिर पुलिसिंग का इस्तेमाल होता है तो उसके रिफॉर्म्स की बात होती है। लेकिन तब नहीं होती जब आवाम को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे पंजाब पुलिस हो, चाहे सिंध पुलिस हो, चाहे बलूचिस्तान से हो, केपी से हो, कहीं से भी हो। पुलिसिंग सिस्टम रिफॉर्म्स एक लंबा चौड़ा मसला है, लेकिन बहरहाल इस पर तो बात करेंगे ही। ये जो आइनी तरमीम का मामला चल निकला है और फैसल वाडा साहब ने एक तारीख दे दी थी, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है और कोई एमरजेंसी नहीं है कि 25 ही इसकी तारीख मुतय्यन कर दी जाए। उन्होंने कहा सब चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। फिर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। ये एक बड़ा मौका होगा पाकिस्तान के लिए कि भारत से भी वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है। दूसरी तरफ सरहद पार यानी अफ़गानिस्तान की सरहद से एक बार फिर जारियत, और फिर पाक फ़ौज ने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया। ये जारियत रुकने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान में सियासी मसाइल इतने गंभीर या इतने गंभीर बना दिए गए हैं कि लोग भी परेशान हैं, और जिन्होंने गंभीर बनाया वो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ख़ुद भी फंस के रह गए। कोई अपने बयानात में फंस गया तो कोई अपनी डायरेक्शन देने में फंस कर रह गया है। हुकूमत अपोजिशन एक जंग की सिचुएशन में है। गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे मौक़ों पर एहतजाज, जब एहतजाज से ज़्यादा असम्बली में बात की जा सकती थी, उस एहतजाज को इतनी हवा दी गई। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात इस किस्म के लगता यूँ है कि जैसे महाजराई की एक ख़ास सिचुएशन कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं मरकज़ के साथ। फिर वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि 2014 के धरने वाले हालात ना तो पैदा होने देंगे और ना ये अब इस तरह की सिचुएशन कोई बनने दी जाएगी, इसको बिल्कुल नहीं दोहराया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की प्रेजेंट सिचुएशन देखते हुए और जो आइनी तरमीम जिसका जिक्र कर रहे हैं, तमाम पार्टीज़ ही शायद चाहती हैं कि आइनी तरमीम हो, लेकिन हमारे तरीके से हो। ये हमारा तरीका क्या होता है? यह 18वीं के बाद एक अगली बड़ी आइनी तरमीम होने जा रही है, 19वीं। 18वीं तरमीम के रू पर मिनोन अमल नहीं हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी और कानूनी पहलुओं पर बात हुई थी। आज ज़रा दीगर इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर भी बात होगी और इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे। सजाद अनवर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुबश्शिर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। साथ ही साथ आदिल निज़ामी बड़े शानदार तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हैं, ख़ुद एंकर भी हैं। बहुत शुक्रिया जी तमाम हज़रात का हमें ज्वाइन करने के लिए। मुबश्शिर बुखारी साहब, सिचुएशन हमारी ऐसी है कि हम या तो बॉर्डर्स की तरफ देखें या इंटरनल सिचुएशन को देख लें। दोनों ही इतनी गंभीर और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, लेकिन हम अपनी इंटरनल सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी हुई है। ख़ासतौर पे मैं पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करूं, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इसराइल इंडिया के थ्रू क्या कर रहा है और इंडिया अफ़गानिस्तान के थ्रू क्या कर रहा है। बॉर्डर्स तक आग आई हुई है, हाथ हमारे खुद उससे जल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कभी आइनी तरमीम, कभी एहतजाज, कभी वन मैन शो, किसी एक को बाहर निकालो, किसी एक को अंदर डालो, इस चक्कर से बाहर ही नहीं निकल के दे रहे। जी देखिए, बहुत शुक्रिया आपका अरसलान साहब। ये प्रॉब्लम जो है आज का नहीं है, ये परसिस्टेंट है और ये मुसलसल हम देख रहे हैं 2013 से ऑनवर्ड यही हो रहा है। 2013 के इलेक्शन के बाद आपको याद होगा मतलब पीटीआई जो है उसने एक लंबा धरना दिया, पार्लियामेंट के बाहर बैठ गई। उस वक्त भी यही मामला थे कि जो अफगानिस्तान की आपने जिक्र किया, वहाँ से ये मुसलसल उस वक्त भी जारी थे, अगरचे उस वक्त तालिबान का रूल नहीं था, टेररिज्म अपनी जगह पे मौजूद था। APNS का वाकया आपके सामने है, जिसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान बना, जिसमें पीटीआई ने भी शिरकत की थी उस कॉन्फ्रेंस में, और फिर अपना धरना एक अजीम जो ट्रेजेडी हुई, अजीम ट्रेजेडी क्या दिलदोज, यानी वैसा खौफनाक वाकया खुदा ना करे कभी दोबारा हो। और फिर अगर आप सरहद के दूसरी तरफ देखें तो हमारी उस दौरान हुई काफ़ी ज़्यादा झड़पें, क्रॉस बॉर्डर क्रॉस फायरिंग भी हुई। तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक पार्टी को ये क्योटिक सिचुएशन सूट करती है अपनी पॉलिटिक्स के लिए। वो जब हुकूमत में आई, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल उसकी जो ऑन द फ्लोर टोन थी वो यही थी कि जैसे वो अपोजिशन में बैठी है
जमातों को टारगेट करना, पॉलिटिकल लीडरशिप को इनवाइट ना करना, उनसे बात ना करना। अगर से दूसरी जानिब से उस वक्त भी ऑफर 2019 में कोविड के बाद भी ऑफर्स थी। तो अब ये एक जो नजरिया है ये सिरायत कर चुका है पीटीआई के अंदर। मतलब मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन उनको ये समझ आती है कि ये कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। और उसमें मुल्क का क्या होता है उन्हें इस चीज की बज़ाहिर कोई परवाह नहीं। इसमें अगर मैं वो नैरेटिव बयान करना शुरू करूंगा कि एविडेंस, फैक्चुअल एविडेंस कैसे इसको सपोर्ट करती है, तो वो आपको पीएमएलएन का नैरेटिव लगेगा। लेकिन हकीकत यही है कि मतलब चीजें सामने हैं हमारे, और हम अगर उसका तजिया करें तो ये लगता है कि पीटीआई को जो इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल वो सूट करती है, इसलिए वो करते हैं। जो हमारी सरहदों का मामला है वो अपनी जगह पे एक मुसलसल हमारे कफीक बन चुका है और हमारी आर्म फोर्सेस उससे निपटती रहती हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि आपकी जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी जो है उस पर भी असरअंदाज होती है, जो कि हो रही है। इसका एक ही हल है कि पॉलिटिकल लीडरशिप मिलके बैठे, स्टेक होल्डर्स दूसरे, जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप मिलके बैठती है दूसरे स्टेक होल्डर भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। मुबश्शिर बुखारी साहब, अभी ना रिसेंटली मैंने अभी डिस्कशन करने की कोशिश की पीटीआई के दोस्तों से कि भाई बताएं, ये अभी फ़लस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शिरकत ना करना ये कौन सा दानिशमंदाना फ़ैसला है? सजाद अनवर साहब, ये कोई है दानिशमंदाना फ़ैसला? आपको लगता है कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करके वो बड़ी अचीवमेंट कर ली, हालांकि ये प्योरली मैटर ही और था? जी अरसलान भाई, अस्सलाम वालेकुम, और बाकी दोस्तों को भी मेरी तरफ से सलाम। असल बात ये है कि पीटीआई का फिनोमेना जब से पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में मर्ज हुआ है, जब से वो एक पॉपुलर जमात बनी है। क्योंकि जब हमने देखा पीटीआई के दो फेज़ थे। पहला फेज़ उनका था जब उन्होंने अपनी जमात बनाई, और वो पहला जलसा जो 2000 गालिबन 11 में हुआ था लाहौर में, वो तब तक का एक फ़ेज़ है। और उसके बाद जो उनको मकबूल आम मिला, मुख्तलिफ सपोर्ट्स जो हमारे के कॉर्नर्स थे उनकी तरफ से सपोर्ट भी मिली, फिर पब्लिक की सपोर्ट भी मिल गई, आज वो पॉपुलर जमात है। तो लाहौर के पहले जलसे से लेकर अब तक उन्होंने कभी भी कोई संजीदा सियासत नहीं की। मारधाड़ धरनों की सियासत के नतीजे में उन्होंने मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिराया। जब वो इक़्तिदार में थे तब भी वो कहते थे कि इनको छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ बैठेंगे नहीं। एंगेजमेंट उस वक्त भी उनकी कोई नहीं थी, आज भी कोई नहीं है। तो उनका जो सियासी तर्ज़ अमल है वो गैर सियासी है, आम तौर पर समझा जाता है। वो समझते हैं कि जैसे मुबश्शिर साहब ने कहा कि वो समझते हैं कि ये जो नॉन एंगेजमेंट है और ये जो हठधर्मी की सियासत है और ये धरने, मार पिटाई, 9 मई और क्या उसको 7 अक्टूबर, ये वो सारे मामले उनसे वो बेनिफिशरी हुए हैं। अगर 9 मई किया तो वो इलेक्शन जीत गए। अगर उन्होंने उस वक्त धरने दिए चाइना के जो प्रेसिडेंट थे उनके विजिट को रोकने के लिए, तो उसका फ़ायदा हुआ, वो इक़्तिदार में आ गए। तो उनको इन चीज़ों में फ़ायदा नज़र आता है। और लेकिन मैं ये नहीं कभी भी कहता कि वो कोई इजराइल की दोस्ती की वजह से नहीं आए, क्योंकि ये भी एक मैंने देखा कि बाज़ ट्रेंड्स चल रहे थे। तो फिर देखें ना, बयानिया जहाँ सोशल मीडिया पर कोई एक बयानिया बना सकता है तो कोई बयानिया बन भी सकता है, इसमें क्या है। और जाहिर है ये सिचुएशन ऐसी थी ना सजाद साहब कि इसके अंदर मेरा ख्याल है ना जाना, मुझे लगता है कि बड़ी हिमाकत वाली अजीब सी पॉलिसी है कि आप सड़कों पर बात करें और आप रियासत मदीना का जिक्र करते करते नहीं थकते, और इधर मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल हैं और उससे दूरी, ये थोड़ा सा समझ से बालातर चीज़ें हैं। लेकिन अरसलान, अगर फ़र्ज़ करें कि वो किसी सियासी वजह की बिना पर नहीं जा रहे, तो कम से कम चेयरमैन पीटीआई को और इनकी जो मेन पार्टी उनकी तरफ से इस मौके पे फ़लस्तीन के हक़ में एक डोज़ियर एक बयान आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि वो चूँकि उनकी एक बैकग्राउंड है, उनके बच्चे लंदन में हैं, एक ऐसी फैमिली के पास जो जूइश फैमिली है जिनकी इजराइल के साथ दोस्ती है, और उनका एक पस मंज़र भी बयान किया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान तो रीट्वीट कर गए, लेकिन हम भी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन इस तरह से बयानात ना देना, और इतनी कत्लेआम हो रहा है इस वक्त लबनान में और
हाँ पहले मतलब गजा इसी में को हो रहा लेकर था, तो मैं अब थोड़ा सा कहना चाह रहा था कि ये मौका ऐसा उन्होंने था कि वेस्ट आप ईरान तो को भी अटैक करना शुरू कर दिया है और सर ईरान के सियासत साथ को भी डायरेक्ट वो लड़ाई में है। सजाद साहब तो सियासत ऐसे को कभी मौके कभी ना कहीं आपको पीछे रखना पड़ता है। ऐसा इससे पहले भी हुआ, इससे पहले भी जब हुकूमत थी पीटीआई की तो ये नून लीग पीपल्स पार्टी कई मौक़ों पर इन्होंने भी शिरकत की, क्योंकि वो मौके ऐसे थे कि ये तो डैमेजिंग पार्ट हो जाता। एक मैं ब्रेक लूँगा, फिर आदिल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा आदिल, बात कर रहे थे सजाद साहब भी, बुखारी साहब भी, मैं इस पर थोड़ा सा ना डिफरेंट ओपिनियन। आप सियासत करें, जो मर्जी करें, आप धरने कर रहे हैं, आप हर जगह बात कर रहे हैं, आप असेंबली के फ्लोर पे छोड़ के बाकी सब जगह बात कर रहे हैं, फिर एक असेंबली से तो अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान की असेंबलियाँ एक दूसरे के साथ चलने को तैयार हैं। पाकिस्तान में मरकज़ के साथ कोई एक ऐसी हमांगी किसी एक प्रोजेक्ट पे, ये बहुत बड़ी बात थी, ख़ासतौर पे फ़लस्तीन के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस। आगे शंघाई कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर भी अगर इसी तरह की सिचुएशन हुई तो मैसेज क्या जाएगा? पहले ज़रा इस पे फ़लस्तीन वाले मामले पे। देखिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। पहली बात ये है कि हमने देखा है कि सियासी बातें जो पॉलिटिक्स करती हैं वो अपने वोटर के लिए करती हैं, अपनी सपोर्ट के लिए करती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 दिन में हमने देखा कि 4 बड़े प्रोटेस्ट उन्होंने कर लिए और जिस तरह कॉल देते थे बड़ी तादाद में, कारकुनान भी निकल रहे थे। हमने लाहौर में देख लिया, इस्लामाबाद में देख लिया, फिर पिंडी देख लिया, फिर दोबारा जिस तरह सीएम-केपी के कारकुनान को लेकर आए हैं। और उनका जो उनकी जो पॉपुलर जो उनकी सियासत है वो ये इसी नौयत की सियासत है ना कि एहतजाज करें, मार-धाड़ करें और इस तरह की ही उनका वोटर्स का माइंडसेट है। तो वो उनको ही लेके आगे चल रहे हैं। ना उनका वोटर इस पूरी सूरत-ए-हाल से ऑफेंड हो रहा है, ना उनको उस तरह से कहने के उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसमें कोई डैमेज पड़ रहा है, बल्कि वो तो मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो इसलिए वो बड़े अच्छे से प्ले कर रहे हैं। जिस तरह भी आपने बात की फ़लस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए था। क्रिटिसिज्म हो रहा है वो उनके ओपोनेंट कर रहे हैं, वो पहले भी करते हैं उनकी सियासत को, मतलब वो डेफिनेटली उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन जो उनका अपना वोटर है, जो उनका अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है केपीके में पंजाब में, वो तो वहीं इंटैक्ट खड़ा हुआ है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई तो अब नवाज़ शरीफ उन पे कह लें कि तनकीद कर लें, जिस तरह मियाँ साहब ने कल हमने देखा काबीना इजलास के बाद भी उनके ऊपर तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। वो डेफिनेटली उनके ओपोनेंट है, वो करते रहेंगे। असल चीज़ है कि फ़र्क उनको तब पड़ेगा जब उनका अपना वोटर जो है वो इस बात पे रिटेलिएट करेगा, उन पर तनकीद करेगा, उनकी पॉपुलैरिटी अच्छा अगर लेकिन कम होती आदिल, है इस तो डेफिनेटली एहतजाज में, आदिल माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इस एहतजाज में एक चीज़ ज़रूर हुई है। सोशल मीडिया जिस पर वो इतना आपको पता ही है कि उसके माहिर हैं उसका बयानिया बनाने के, सोशल मीडिया तक पे अली अमीन गंडापुर को लेकर और इनकी जो लीडरशिप, इस वक्त मौजूद लीडरशिप बाहर है, उसको लेकर बड़ी तनकीद हुई है। लीडरशिप गायब है, वर्कर बेचारा सड़कों पर है, किसी को पता ही नहीं है क्या करना है, खुद गायब हो जाते हैं। खुद आए वहाँ से केपी हाउस गए, वहाँ से वो 12 अजला, पता नहीं कौन से 12 अजला हैं जो पेशावर तक आते हैं, मुझे उसके बारे में नहीं पता इतना, लेकिन बहरहाल वो 12 अजला क्रॉस करके चले गए। मैं तो इतने अजला नहीं क्रॉस करके गया कभी, पर वो चले गए बहरहाल। फिर केपी असेंबली में जाके जिस किस्म की तकरीर की उन्होंने, वो अजीब व गरीब बयान, और लोग इस पर भी तनकीद कर रहे हैं क्योंकि लीडरशिप खुद गायब होती है, वर्कर को आगे डाल देती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ बिल्ड हो जाएगी। you're right, मतलब इस पे डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे फर्स्ट टाइम है कि उनके जो वर्कर है उसने तनकीद की। सीएम केपी के अली गंडापुर आए, केपी के हाउस लेने क्या ले गए, उसके बाद उन्होंने एक झूठा स्टेटमेंट भी दी है कि वो ट्रेल 3-5 से होते हुए जहाँ पे टाइगर्स, चीते और पता नहीं किस तरह की जंगली हयात है, रात के टाइम रास्ता भी नजर आता, लेकिन वो 12 अजला क्रॉस करके चले गए। तो वर्कर ने उनके डेफिनेटली उसको देखे ना, उसको रिजेक्ट कर दिया उनके इस बयानी को, और उसके ऊपर अपना जो गम और गुस्सा उसका इजहार कर दिया। लेकिन आप बात करें फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस की ना, तो उस पे कोई वर्कर्स की जानिब से इस तरह बात नहीं है। हालांकि हम देखते हैं केपी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ जो पश्तून है उनकी, तो इस हवाले से वो खुद भी इफेक्टिव रहे हैं टेररिज्म का। वो अमेरिका को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, रशिया जब यहाँ पे आना चाह रहा था आपके अफगानिस्तान में, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुस्लिम उम्मा के लिए वहाँ पे, और वैसे भी थोड़ा मजहब के हवाले से करीब वो लोग समझे जाते हैं, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली ये चीज एक सख्त तरीके से आनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा उस तरह से नहीं आई। तो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पॉलिटिक्स कर रही है, ये पॉलिटिक्स को सूट करती है। बानी पीढ़े के अंदर बैठ के जेल के बयान दे देते हैं, पूरी जमात उस पर लग जाती है, ये गलत है। आप सिस्टम को खराब कर रहे हैं और ये मुल्क को इफेक्ट कर रहे हैं। पॉपुलर पार्टी बन गई जिस तरह बनी, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बाकी जिस तरह भी आप माजी की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा अगर माजी का व्यू ले लें कि सन 2000 से फिर परवेज मुशर्रफ साहब आए, फिर उसके बाद हमने देखा 9/11, एक तवील अरसे से पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हो, उसके बाद मुगला तहरीक का चलना, उसके बाद जनाब प्राइम मिनिस्टर गिलानी का घर जाना, उसके बाद हमने देखा ताहिरुल कादरी और ये सारे लोग मिलकर आज़ादी मार्च 2014 के धरने, फिर 2016 में यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अनरेस्ट। उस टाइम आप जो 2014 की भी बात कर रहे हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना है,
फिर 2016 में जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट मिली, लेकिन माइंडसेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वही ऑपोजिशन वाला रहा, वही रिजिड रहा कि आपके पास पावर है, आप किसी से बात करने को तैयार नहीं है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, प्राइम मिनिस्टर वहां पे नहीं जा रहे, वो ऑपोजिशन लीडर से बात करने को तैयार नहीं है। तो वो उनकी सियासत है ही ये, उनका वर्कर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो पॉपुलर है, इसलिए वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तीसरी बार कंजेक्टिव खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट मिल गई, वहां दूसरी बार किसी को नहीं मिलती थी गवर्नमेंट, उनको तीसरी बार मिल गई। तो वो इसी चीज को लेकर चल रहे हैं, उनके लिए विन विन पोजीशन है, जो रियासत पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए गलत है। इसके ऊपर डेफिनेटली नौजवान है, उनका जो ब्रेन वॉश हो चुका है या जो उन्होंने एक अपना माइंड बना लिया है, उसको तब्दील करने की जरूरत है। इस पर टाइम लगेगा, ये सिंगल डे में हो नहीं पाएगा। वेरी वेल सर, इसमें टाइम लगेगा। बुखारी साहब, ये जो इस वक्त आइनी तरमीम, इसको लेकर तमाम सियासी जमातें एक बयानिया अपना अपना तरतीब दे रही हैं। नून और शायद पीपल्स पार्टी फिर एक पेज पर हो, आई एम नॉट श्योर, बट नून और पीपल्स पार्टी शायद फिर एक पेज पर हो। पर मौलाना साहब, मुसवदा जो भेजा गया था उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। क्या होने जा रहा है? जी देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इसको इतना इशू क्यों बना लिया, और उसमें वकला का भी जो है वो मुझे जो जिन्होंने एंटी लाइन दी है इस प्रपोज अमेंडमेंट के, उनकी भी मुझे जाती तौर पर इसलिए नहीं आ रही कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दो बड़ी जमातों ने पहले इनिशियली इन लंदन ये डिसाइड किया, फिर उसको वेट किया, और उसकी वेटिंग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान, ANP, दूसरी जमातें जो हैं उन्होंने साइन किया, और उसमें ये मौजूद था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड एक सेपरेट कोड के तौर पे किया जाए, इस्टेब्लिश पर किया जाएगा। उसमें ये मतलब अज़म का उन्होंने इजहार किया था। और अब जब इस मौके पे किया है तो वो जो एक चल रही है ना हमारे यहाँ एक लहर, कि जिस दिन काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी बनना था, उन्होंने उससे पहले ही जो इमरान खान साहब ने रेफरेंस भिजवाया, जिसपे उन्होंने फिर अफसोस का इजहार भी किया और कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ भाजपा के कहने पे किया, बाद में मुझे पता चला फायज ईसा साहब तो अच्छे आदमी हैं। तो उस वक्त ही कैंपेन स्टार्ट है, और उनके फैसलों पे क्रिटिसिज्म होता है, उनकी जात पे क्रिटिसिज्म होता है, और अभी तक मुसवदा किसी ने भरपूर तरीके से देखा नहीं, तो पहले ही प्रिज्यूम कर दिया कि एक्सटेंशन मिलने वाली है। टेक्निकली अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है, चलिए फर्ज कर लीजिए, जिसके बारे में मुझे शदीद डाउट्स हैं, और आपके प्रोग्राम में मैं ये क्लेम करता हूँ कि काजी साहब उसकी भी वो सीजेशिप नहीं लेंगे, फिर भी क्लेम किया जाता है कि जनाब वो करेंगे। अगर वो करेंगे भी तो एक्सटेंशन नहीं होगी, वो रीअपॉइंटमेंट होगी। ठीक है। तो हम इतने अच्छी शानदार इंटेलेक्चुअल्स हैं कि हम वो प्रोसेस को सोचे बगैर एक्सटेंशन की खप डाल देते हैं। तो जो COD में वादा किया था उस वक्त खप नहीं डाली। अभी 2 बंदे हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एड हॉक जजेस जो हैं हमने लगाए हैं, यानी रीअपॉइंट किए हैं, ये वही हैं जो वहाँ पे जजेस के तौर पे सर्व कर चुके हैं। किसी मीडिया वाले ने खप नहीं डाली, लेकिन वो फायज ईसा साहब की जात ऐसी है कि उन पे टारगेट करना था, और PTI ने चूंकि एक इनिशिएटिव लिया था, और उस वक्त उसके पीछे कौन कौन लोग थे, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी। तो अब जो है वो चीजें, मतलब आप पॉलिटिकल फोर्सेस की जानिब से ले लीजिए, ये रिलीजियस जो आउटफिट्स हैं उनकी जानिब से ले लीजिए, उनके टारगेट पे फायज ईसा है। आज फायज ईसा का नाम माइनस हो जाए ना, अगर सोचा जाए कि जी वो नहीं बनेंगे, तो यकीन कीजिए ये जो रिजेंटमेंट आ रही है ना अमेंडमेंट्स के हवाले से, ये आधी रह जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है बुखारी साहब, काजी साहब का नाम माइनस कर देंगे, फिर कोई और नाम ले आएंगे, फिर उस पर वावेला हो जाएगा। वो वावेला होगा, लेकिन शायद उस लेवल का ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ आधी रह जाएगी। वैसे हम जमहूरियत की मिसालें देखते हैं दूसरे ममालिक की, तो फिर मैं ये आपका कोई 7वां 8वां प्रोग्राम है जिसमें मैं ये अवामुन नास को ये कहता हूँ कि आप जमहूरियत की मिसाल दे रहे हैं, तो फिर आप जर्मनी को भी देखिए, वहाँ का जरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की परफॉर्मेंस देखिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कि कैसे होती है, बिल्कुल सेपरेट है, और दुनिया का बेहतरीन वो सिस्टम उधर वो चला रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में भी हो जाए, हमारे जजेस को भी दरअसल सूट करते हैं ना इम्पोर्टेंस को, रेलेवेंस रखने के, कि जनाब हम पार्लियामेंट को अंडरमाइन करते रहे सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, तो इसलिए उस उधर से भी इस हवाले से सिनेरियो ना मुर्शिद साहब, गुज़िश्ता रोज़ इस पे ज़रा कानूनी राय लेने की मैंने कोशिश की थी, तो एक सिनेरियो पता चला
कि दीगर जगहों पर जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स काम कर रही हैं वहाँ भी रीअपॉइंटमेंट्स होती हैं, और वहाँ पर तो जो सुदूर तक रहे हैं, साबिक सुदूर, उन तक की अपॉइंटमेंट्स की गई मुख्तलिफ पहलुओं पर, जजेस की अपॉइंटमेंट की गई। तो फिर इस पर इतना वावेला या इस पर इतना वो करना, इसमें आप इसके तकर्रुर का मैकेनिज्म ज़रूर बना सकते हैं। तकर्रुरी जजेस की तादाद, एक तो पहले ही जजेस की तादाद इतनी कम है, कुछ 24 लाख के करीब बता रहे थे कल वकला हज़रात के, 24 लाख के करीब तो केसेस निचली कोर्ट में पेंडिंग है। ऊपर वाली कोर्ट के तो सारे केसेस अब पॉलिटिकल चल रहे हैं, अब तो हाई कोर्ट में भी चल निकले। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, इस पर भी बात करता हूँ। वेलकम बैक। सजाद साहब, पेंडिंग केसेस की तादाद, आम आदमी का मसला ये नहीं है कि आईनी तरमीम हो जाए, आम आदमी का मसला है कि आईनी तरमीम के बाद क्या इंसाफ के दरवाजे उसके लिए खुलेंगे। 24 लाख केसेस पेंडिंग है निचली कोर्ट्स में, ऊपर वाली कोर्ट में कोई 50-60 हज़ार के करीब को पेंडिंग है केसेस, और ज़्यादातर 12-12 बजे रात में अदालतें खुलती हैं, वो भी पॉलिटिकल मामलात के लिए। अगर कुछ चीज़ें अलग हो जाएंगी तो शायद अदलिया पर से बोझ भी कम हो, जजेस की तादाद भी बढ़ जाए। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। लेकिन जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, अवाम की जो एक ओपिनियन होती है कभी भी, वो रिफ्लेक्ट होती है इलेक्शन एरा में, और अवाम जो होते हैं उनके साथ सियासी जमातें, अवामी उमंगों और ख्वाहिशात के साथ सियासी जमातें अपने आप को एसोसिएट करती हैं नया इलेक्शन जीतने के लिए। जब इलेक्शन जीत जाती हैं सियासी जमातें, तो फिर वो अवाम की उन्हीं आदर्शों को आर्टिकुलेट करते हैं अपनी सियासत में, पार्लिमान में, अपर हाउस में, लेजिस्लेशन में, नेगोशिएशंस में, दूसरी जमातों के साथ ताल्लुकात में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की जो पस मंज़र रहा है सियासत का, उसकी वजह से अवाम, वो जो ट्राइबल टाइप की पॉलिटिक्स होती है ना, आमने सामने आना, घुमसान की लड़ाई, डायलॉग बाजी, मुस्तफ़ा खान, ये अभी जो केपी असेंबली में हुआ, हाँ यस, उसको चूंकि पजीराई मिलती है, तो जो जिसको सस्ती शोहरत चाहिए होती है ना, जिसको भी, वो अवाम की उस जो रा किस्म की सियासत होती है, वो उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और फिर उससे एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाते। ये इसी चीज़ को सियासी बलूगत का ना होना कहा जाता है, और इसी चीज़ के नतीजे में कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, वो डिस्टेबलाइजेशन के एक ऐसे धारे में चला जाता है जहाँ पे मसलसल एक जो डिस्टेबलाइजेशन हो रही होती। कल आपके वज़ीर कानून क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि एक हड़ताल के नतीजे में, एक दिन की हड़ताल के नतीजे में पता नहीं कितने बिलियंस का वो कह रहे थे कि नुकसान हो रहा है। मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे मालूम नहीं है। जब आप एक शहर को बंद कर देते हैं, जब आप मोटरवेज को बंद कर देते हैं, 24 करोड़ के करीब वो कह रहे हैं नुकसान हुआ है इस पुरतशद्दुद एहतजाज से। 24 करोड़ नहीं, वो तो अरबों में बता रहे थे। अच्छा चले, वो बता रहे हैं। कल का जो डाटा वो उन्होंने पेश किया ना, वो जी कुछ आदिल कुछ कह रहे हैं। जी आदिल, 1 अरब और 78 करोड़ का फिगर बोला था। 1 अरब 78 करोड़, ले जी फिगर भी आ गया सजाद साहब। तो बुनियादी तौर पे बात यह है कि इन हकीकतों को हम समझ नहीं रहे। मुल्क एक ऐसा जो अपना बजट बनाने के लिए दुनिया से मदद मांगे बगैर बजट नहीं बना सकता। ये इमरान खान साहब को भी पता है। वो अपना बजट बनाने के लिए कभी सऊदी अरब वालों की गाड़ी चला रहे होते थे, कभी कतर वालों की, और कभी यूएई वालों की, और कभी चीन वालों से रिक्वेस्ट कर रहे होते थे, कभी आईएमएफ के साथ एक वजीर ख़जाना को बदल के दूसरा वजीर ख़जाना लेकर आए थे, और फिर तीसरा लेकर आए थे। उनको इन मुआशी हकीकतों का पता है, और इसीलिए शायद वो ये समझते हैं कि जब उन्होंने आईएमएफ वालों को ख़त लिखवाया, जब उन्होंने आईएमएफ के दफ्तर के बाहर जो पाकिस्तान का डायस्पोरा उनके मज़ारे करवाए, तो उनका यही ख्याल था कि शायद उनके स्ट्राइक्स के नतीजे में मुल्क की मईशत नीचे चली जाएगी और ये मजबूर होके आएंगे और मेरा जेल का दरवाज़ा खोल देंगे। मैं चाहूँगा आदिल से इस पे थोड़ा सा, आदिल इस पे व्यू, ये जो आईनी तरमीम है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं, क्या फ़ायदा हो जाएगा? और 19वीं तरमीम पे हम क्या मिनवाना अमल कर लेंगे? 18वीं पर तो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जो 26वीं आईनी तरमीम के लिए मुसवदा रेडी हुआ, सारी जिस तरह पहले पैनलिस्ट बता रहे थे कि उसमें कुछ इतना
खराब नहीं है। सीओडी में ऑलरेडी आप लोग उसको कमिट कर चुके हैं, लेकिन सीओडी कब साइन हुआ था, उसके बाद इतना अरसा बीच में कितने बार घूमते नहीं, तब याद क्यों नहीं आया। देखें, ये कह रहे हैं जनाब कि हम जो आला अदलिया है उसके ऊपर बोझ कम करने के लिए कि 60,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2.5 लाख के करीब हाई कोर्ट्स में है, 25 से 27 लाख का फिगर आता है जो लोअर जुडिशरी में है। तो ये नीचे से शुरू करें ना। एक आम आदमी तो सबसे पहले जाता है लोअर जुडिशरी में, सिविल कोर्ट में, वहां ये जो बैकलॉग है उसको खत्म करने के लिए कोई ना कोई मामला करे। बाकी चले सुप्रीम कोर्ट में भी हम देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में भी हमने देखा जो आईनी कानूनी मामला हैं, चीफ जस्टिस फुल कोर्ट के साथ पूरा दिन बैठ के उन्हीं को सुन रहे हैं। बाकी का उसका नाम है आम आदमी का जो वहाँ पे केस है वो साल लगता है, 2-2 4-4 साल तो उसकी मेरे ख्याल से केस लगने में लग जाते हैं। लेकिन इधर पटिशन आती है जो सियासी नोयत की होती है और अगले दिन पूरी अदालतें खुल के बैठ जाती हैं। चले, जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सर ये थी बिलावल, इस पे बड़ी अच्छी बात करते हैं कि आप जनाब जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है उसके अंदर शफाफियत लेके आए ताकि जो आला अदलिया हमारी कुछ बेहतर हो सके। लेकिन यहाँ पे बेहतर और शफाफ अदलिया क्या सूट करेगी हमें? क्या हम उसको ये अफोर्ड बहुत कर बड़ा सकते सवाल हैं? है, ये तो बल्कि खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है आदिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैनेज नहीं हो रहा था, मैनेज तो करना चाहिए ही ना जी, मुझे आपको मैनेज करने सही की है, जरूरत ही ये है। खुद में एक उसको बहुत बड़ा उसको सवाल माफ है। कर देते, जजेस, मैनेज तो उनके करना नाम, फिर जजेस की तादाद, इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि कहीं पर सर वक्त की बिल्कुल कमी थी, वरना मैं इंशाल्लाह चले एक प्रोग्राम और रख लेंगे। आदिल, थैंक यू सो मच। सजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, और मुबशिर साहब बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।